हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस एजुकेशन पॉइंट विद सपना। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन। इसमें हमारा टॉपिक रहेगा आज मूल्यांकन, मापन व मूल्यांकन में अंतर और सतत व व्यापक मूल्यांकन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बहुत अच्छे से मैं आपको क्लियर कर दूँगी ये तीनों टॉपिक। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच सके। सबसे पहले देखते हैं हम मूल्यांकन की परिभाषा। देखिए, कोई भी टॉपिक हो, आपको एग्ज़ाम में 2 डेफिनेशन तो ज़रूर लिखनी ही चाहिए, क्योंकि एग्ज़ामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी पूरी कॉपी जो है चेक करे। तो इसलिए डेफिनेशन पे ज़रूर उनका ध्यान जाता है। तो आप डेफिनेशन ज़रूर लिखिए और जैसी है वैसी ही लिखिए। कोई भी फेरबदल परिभाषा में जो है सही नहीं रहती, नंबर आपके कट सकते हैं। इसलिए जैसी है आपको वैसी ही याद करनी पड़ेगी। सबसे पहले कोठारी आयोग के अनुसार हम बात करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण परिभाषा है ये। कोठारी आयोग ने जो परिभाषा दी है मूल्यांकन की, मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया। आप सभी जानते हैं मूल्यांकन जो है कंटिन्यूस है और निरंतर होता रहता है। ऐसा नहीं है अभी हुआ नहीं हुआ, तो निरंतर ये चलता रहता है मूल्यांकन। संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एकीकृत भाग। जितनी भी बच्चा शिक्षा ग्रहण करता है, शैक्षिक हुई, गैर शैक्षिक हुई, कोई भी एक्टिविटीज़ हुई, तो सारा जो है शिक्षा प्रणाली का एकीकृत भाग और शैक्षिक उद्देश्यों से पूरी तरह संबंधित है। शिक्षा के जितने भी उद्देश्य हैं उनकी ये क्या करता है, जांच करता है। इसलिए कहा गया शैक्षिक उद्देश्यों से पूरी तरह संबंधित है। यह विद्यार्थियों की अध्ययन आदतों और अध्यापक की निर्देशन विधि पर बहुत प्रभाव डालता है और इस प्रकार न केवल शैक्षिक उपलब्धियों अपितु इनके सुधार में भी सहायता करता है। तो ये परिभाषा आपको ऐसे के ऐसे ही याद करनी पड़ेगी जो दी है कोठारी आयोग के अनुसार। देखिए, डेफिनेशन आप जब भी लिखे उसे इन्वर्टेड कॉमा में बंद जरूर करें, जैसे मैंने कर रखा है। इस तरीके से आपको लिखनी होती है, तभी जो है आपको पूरे नंबर मिलेंगे। वापस देखिए, मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया, संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एकीकृत भाग और शैक्षिक उद्देश्यों से पूरी तरह संबंधित है। यह विद्यार्थी की अध्ययन आदतों, जो भी विद्यार्थी की अध्ययन की आदतें हैं, और अध्यापक की निर्देशन विधि। निर्देशन विधि से यहाँ तात्पर्य है अध्यापक किस विधि से पढ़ा रहा है, किस विधि से बच्चों को शिक्षा दे रहा है, या कैसे उनका निर्देशन जो है टीचर कर रहा है अपने स्टूडेंट का। इन सब पर बहुत प्रभाव डालता है कौन, मूल्यांकन। और इस प्रकार न केवल शैक्षिक उपलब्धियों अपितु इनके सुधार में भी सहायता करता है। कोई कमी होती है तो उसका कमी निकाल कर जो है क्या करता है, सुधार करता है, चाहे वो स्टूडेंट में हो चाहे वो टीचर में हो। अब दूसरी परिभाषा दी है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के अनुसार, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एनसीईआरटी ने क्या परिभाषा दी है। मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं। जो भी शिक्षण के उद्देश्य हैं, शिक्षा के उद्देश्य हैं, वो विद्यार्थी किस हद तक जो है प्राप्त कर रहा है, कितना सीख रहा है, कितना नहीं सीख रहा है। इसका कहने का मतलब ये है। तो मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं, कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं। अधिगम अर्थात सीखना, जो भी सीख के बच्चे ने अनुभव प्राप्त किए हैं। कोई भी चीज़ हम सीखते हैं तो उसके द्वारा हमें क्या मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है, अनुभव मिलते हैं। तो उसके द्वारा अधिगम जो अनुभव हैं कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं और कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य जो है वो पूर्ण किए गए हैं। तो ये परिभाषा दी है एनसीईआरटी ने। ये दोनों परिभाषाएं आप एग्ज़ाम में ज़रूर लिखिएगा, आपके काफ़ी अच्छे नंबर आएंगे। इन दोनों परिभाषाओं को आप ज़रूर लिखना। आगे देखिए, मापन व मूल्यांकन में अंतर। ये तो थी हमारी मूल्यांकन की परिभाषा। अब हम देखते हैं मापन और मूल्यांकन में अंतर। मापन देखिए क्या होता है। मापन किसी वस्तु का अंकात्मक रूप होता है। मापन अर्थात मापना। मापन किसी वस्तु का अंकात्मक रूप होता है, इसमें अंक दिए जाते हैं। उत्तर पुस्तिकाओं को जांचकर उन्हें अंक देना मापन कहलाता है। किसी वस्तु के मापने को ही क्या कहा जाता है, मापन कहा जाता है। तो देखिए,
मापन किसी वस्तु का अंकात्मक रूप होता है। अंकात्मक रूप से तात्पर्य है अंक देना किसी भी बारे में। तो इसमें अंक दिए जाते हैं। उत्तर पुस्तिकाएं जो आपकी चेक होती है, कॉपीज़ को जांच कर उन्हें अंक देना जो है किस में आता है, मापन में आता है। किसी वस्तु के मापने को ही क्या कहा जाता है, मापन। अब मूल्यांकन देखिए, अंक देने के बाद अंक दे दिए, ये किस में आया, मापन में, क्योंकि मापन 10 अंक 20 अंक तो ये माप हो गई, तो मापन में गया। अब मूल्यांकन क्या है, अंक देने के बाद अंकों के मूल्यों का निर्धारण करना। अंकों के मूल्यों से तात्पर्य है कि विद्यार्थी ने कितना सीखा, क्या सीखा, वो कैसा है, किस विषय में, इस सब का जो है निर्धारण करना, ये कहलाएगा आपका मूल्यांकन। जबकि मापन में अंकों की गणना हो रही थी। दूसरा पॉइंट देखिए, जब आप लिखें ये डिफरेंस तो एक तरफ मापन डालिए, बीच में लाइन खींचिए और दूसरी तरफ मूल्यांकन, इस तरीके से आप कीजिएगा। दूसरा है, मापन के आधार पर किसी छात्र के व्यक्तित्व के संबंध में निश्चित धारणा नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि इसके अंतर्गत सीमित परीक्षाओं की व्यवस्था होती है। इसलिए किसी छात्र के बारे में निश्चित धारणा बनाने में कठिनाई आती है। देखिए, समझिए क्या कहना चाह रहा है। मापन जो होता है ना, उसके आधार पर कोई किसी भी छात्र के व्यक्तित्व अर्थात पर्सनैलिटी कि उसका जो है पर्सनैलिटी कैसी है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, केवल मापन के आधार पर यह धारणा नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि इसमें सीमित परीक्षाओं की ही व्यवस्था होती है। इसलिए किसी छात्र के बारे में निश्चित धारणा नहीं बना सकते, किसके आधार पर, केवल मापन के आधार पर नहीं बना सकते। अब मूल्यांकन क्या कह रहा है, इसको देखिए, फिर आप दोनों पॉइंट ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। मूल्यांकन के आधार पर किसी छात्र के बारे में निश्चित धारणा बनाने में सुविधा होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें संपूर्ण व्यक्तित्व, ओवरऑल पर्सनैलिटी की परीक्षा लेने की आवश्यकता होती है और इसमें ली भी जाती है मूल्यांकन में। इसलिए इसके आधार पर किसी भी छात्र के बारे में निश्चित धारणा बनाई जाती है। देखिए, मापन में क्या हो रहा था कि पूरा व्यक्तित्व की जो है जांच नहीं की जाती, मापन नहीं किया जाता पूरे व्यक्तित्व का। जबकि मूल्यांकन में क्या हो रहा है कि किसी भी छात्र के बारे में जो निश्चित धारणा है वो बनाने में सुविधा होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें संपूर्ण व्यक्तित्व, यहाँ संपूर्ण व्यक्तित्व का क्या मतलब हुआ कि ओवरऑल पर्सनैलिटी। देखिए, केवल शिक्षा से ही संबंधित नहीं है कि बच्चा कितना पढ़ाई में होशियार है या नहीं है। ओवरऑल का मतलब हो गया जितनी भी शैक्षणिक गतिविधियां हैं या फिर गैर शैक्षणिक गतिविधियां, वो खेल कूद में कैसा है या जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है उसमें कैसा है, तो बच्चे का सारा इसमें जो है देखा जाता है। इसलिए संपूर्ण व्यक्तित्व शब्द का यहाँ प्रयोग किया जा रहा है। खेल कूद से लेकर चाहे जितने भी आपके कॉलेज में या स्कूल में सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, उन सभी में बच्चे को देखा जाता है। तो इसमें संपूर्ण व्यक्तित्व की परीक्षा ली जाती है। इसलिए जो है बच्चे के बारे में निश्चित धारणा भी बनाई जा सकती है और मापन में ऐसा नहीं होता। आगे समझ में। अब अगला, मापन। मापन का क्षेत्र अधिक विस्तृत न होकर सीमित होता है। इसके अंतर्गत गणित एवं व्यावसायिक रुचि जैसे कुछ ही परीक्षाएं सम्मिलित की जाती हैं, जिनका उद्देश्य वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। देखिए, मापन का जो क्षेत्र है वो अधिक जो है फैला हुआ नहीं है, सीमित है, छोटा क्षेत्र है, क्योंकि इसके अंतर्गत गणित, मैथ्स और व्यावसायिक रुचि जैसी कुछ ही परीक्षाएं सम्मिलित की जाती हैं। इसके अंतर्गत सब कुछ नहीं होता। जैसे मूल्यांकन के अंतर्गत तो पूरे व्यक्तित्व की हो रही थी, लेकिन इसमें जो है कुछ एक क्षेत्रों की ही होती है। इसलिए इसका क्षेत्र क्या बताया गया है, संकुचित, छोटा बताया गया है। और इसका उद्देश्य क्या होता है, जो वर्तमान प्रेजेंट में जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना। अब इसके विपरीत मूल्यांकन में देखिए, मूल्यांकन का क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, अर्थात फैला हुआ होता है। ये छोटा क्षेत्र बिल्कुल भी नहीं है, फैला हुआ है। सबसे बड़ा अंतर यही है इसमें कि मूल्यांकन जो है विस्तृत है और मापन विस्तृत नहीं है। इसके अंतर्गत संपूर्ण व्यक्तित्व की परीक्षा ली जाती है। मैंने पहले भी बताया आपको। किसी भी व्यक्ति के मूल्यांकन के लिए उसके मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, देखिए तीनों शब्द आ गए यहाँ पे किसी भी बच्चे का मानसिक कि वो दिमागी रूप से स्वस्थ है या नहीं है, पढ़ाई में कैसा है, उसका दिमाग दूसरी चीज़ों में कितना लगता है। कोई होता है जो केवल पढ़ने में ही लगे रहते हैं और दूसरी चीज़ों में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो मूल्यांकन के अंतर्गत ये सब चीज़ें पता की जाती है कि विद्यार्थी केवल पढ़ाई में ही अच्छा है या और भी गतिविधियों में भाग लेता है या नहीं लेता। इस तरीके से जो है मानसिक शब्द का प्रयोग किया गया है। शारीरिक, वो शरीर से फिट है या नहीं है, कोई उसे तकलीफ़ तो नहीं है,
इस चीज़ का भी मूल्यांकन के अंतर्गत ध्यान रखा जाता है। संवेगात्मक, इमोशंस, उसके इमोशंस कैसे हैं, किसी बात को लेकर वो अंदर ही अंदर दुखी तो नहीं है, परेशान तो नहीं है, ये सब किसके अंतर्गत देखा जाता है, मूल्यांकन के अंतर्गत। तो मानसिक जो है दिमाग रूपी, शारीरिक शरीर रूपी, और संवेगात्मक उसके इमोशंस कैसे हैं, ज़्यादा इमोशनल तो नहीं है, किसी बात को लेकर परेशान हो, दुखी हो, या कोई भी बात जो उसे परेशान कर रही हो, इन सब का जो है अध्ययन किसके अंतर्गत होता है, मूल्यांकन के अंतर्गत। और अन्य पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार इसमें कई प्रकार की परीक्षाओं का समावेश होता है, जबकि मापन में ऐसा नहीं होता। आगे देखिए, मापन विषय की पाठ्य सामग्री पर आधारित होता है, क्योंकि इसका क्षेत्र भी जो है छोटा है और ये पाठ्य सामग्री पे ही जो है बेस्ड होता है, आधारित होता है। जबकि मूल्यांकन विषय के उद्देश्य क्या क्या है, इस पर आधारित होता है। अगला पॉइंट, मापन के आधार पर भविष्यवाणी सार्थकता के साथ नहीं की जा सकती। सार्थकता मतलब टोटली श्योरिटी से ये कहा नहीं जा सकता कि भविष्यवाणी किसी की भी नहीं की जा सकती, क्योंकि इसमें सभी पक्षों की जानकारी नहीं होती। जबकि मूल्यांकन के आधार पर भविष्यवाणी सार्थकता के साथ की जाती है, क्योंकि इसमें सभी पक्षों की जानकारी आसानी से हो जाती है, चाहे वो ज्ञानात्मक हो, चाहे वो क्रियात्मक हो, शारीरिक हो, संवेगात्मक हो। सभी पक्षों की जानकारी किसके अंतर्गत होती है, मूल्यांकन। इसलिए इसमें भविष्यवाणी भी की जा सकती है बच्चे की, कि अगर वो खेल कूद में भी अच्छा है, पढ़ाई में भी अच्छा है, तो वो दोनों चीज़ों में आगे चल के कुछ कर सकता है, जबकि मापन में ऐसा नहीं होता। अगला पॉइंट, मापन एक साधन है, कम परीक्षकों के कारण इसमें समय, धन तथा श्रम की अधिक आवश्यकता नहीं होती। मापन एक साधन है केवल, जिसमें कम परीक्षक मतलब एग्जामिनर जो होते हैं वो कम होते हैं, इसलिए इसमें समय, धन और श्रम की अधिक आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसका क्षेत्र भी छोटा है मूल्यांकन की तुलना में अगर हम देखें। और मूल्यांकन एक साध्य है, इसमें परीक्षाओं की अधिकता होने के कारण श्रम, धन तथा समय की अधिक आवश्यकता होती है। मूल्यांकन का क्षेत्र भी विस्तृत है, फैला हुआ है, बड़ा है, इसलिए जो है इसमें परीक्षकों की भी अधिकता और परीक्षाएं भी इसमें ज़्यादा ली जाती हैं बच्चा का मूल्यांकन करने के लिए। इसलिए इसमें धन भी, मेहनत भी, श्रम का मतलब होता है मेहनत, और समय की भी जो है अधिक आवश्यकता होती है। आप देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है, इसे समझिए। सतत मूल्यांकन, अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, अर्थात यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, तो सीखना जिंदगी भर चलता रहता है, ऐसे नहीं है हमने आज सीख लिया तो हम कल कुछ नहीं सीख सकते, या कल सीख लिया तो हम परसों कुछ नहीं सीख सकते। अधिगम एक सतत प्रक्रिया, सतत का अर्थ होता है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसीलिए शिक्षार्थियों, स्टूडेंट्स का मूल्यांकन भी क्या होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए। सतत मूल्यांकन का उद्देश्य है कि विद्यार्थियों का मूल्यांकन निरंतर लगातार होते रहना चाहिए। अब सतत मूल्यांकन 3 प्रकार का होता है, पहला निदानात्मक, दूसरा संकलनात्मक, तीसरा रचनात्मक। ये केवल आपको नाम ही लिखना है, क्योंकि आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है, आशय स्पष्ट कीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन आता है, तो आपको केवल इसमें नाम ही लिखना है। वो विधियाँ पूछी जाए फिर जो है ज़्यादा डिटेल लिखनी होती है, वैसे नॉर्मल पूछा जाता है कि क्या होता है सतत और व्यापक मूल्यांकन, इसलिए फिर उसमें आपको ये तीनों नाम ही लिखने हैं। तो सतत मूल्यांकन एक बार फिर से देखिए, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, लगातार जो है बच्चा सीखता रहता है। हम भी, चाहे इंसान जन्म से लेकर और मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। तो इस उदाहरण के माध्यम से आप समझिए, इसलिए जो है अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, अर्थात यह निरंतर चलती रहती है, इसलिए शिक्षार्थियों का मूल्यांकन भी निरंतर होना चाहिए। जो स्टूडेंट्स का इवैल्यूएशन है वो जो है कंटिन्यूअस होना चाहिए। सतत मूल्यांकन का उद्देश्य है कि विद्यार्थियों का मूल्यांकन लगातार होते रहना चाहिए। ये 3 प्रकार का है, निदानात्मक, संकलनात्मक, रचनात्मक। देखिए, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आपको एक एक शब्द का अर्थ बताती चल रही हूँ, तो आप उस हिसाब से याद कीजिए, रटिए मत, बिल्कुल आसानी से आपके दिमाग में ये फिट हो जाएगा। अब है व्यापक मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन विद्यार्थी के व्यवहार के एक पक्ष, देखिए जो सतत मूल्यांकन है ना, वो विद्यार्थी के व्यवहार के केवल एक पक्ष का अध्ययन करता है। वो कौन सा पक्ष है, संज्ञानात्मक पक्ष, ठीक है। जबकि व्यापक का अर्थ है विस्तार। तो व्यापक मूल्यांकन के द्वारा शिक्षार्थियों के व्यवहार के तीनों पक्ष कौन कौन से होते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक,
संज्ञानात्मक होता है दिमाग से संबंधित, और भावात्मक होता है हमारे इमोशन से संबंधित, और क्रियात्मक हम क्रिएटिव कितने हैं, रचनात्मक कार्य हम कितने करते हैं कितने नहीं, उससे संबंधित ये होता है। तो 3 पक्ष होते हैं ये, संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन होता है। इस मूल्यांकन के द्वारा शिक्षार्थियों के शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पक्षों का भी मूल्यांकन होता है। मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई कि जो व्यापक मूल्यांकन है इसमें केवल शैक्षणिक का अर्थ है शिक्षा से संबंधित, और गैर शैक्षणिक का अर्थ मैंने आपको बताया जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, जैसे खेलना कूदना, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ या फिर सांस्कृतिक जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो सब इसमें जो है शामिल होते हैं। तो मूल्यांकन केवल शिक्षा से संबंधित शैक्षणिक ही नहीं अपितु गैर शैक्षणिक पक्षों का भी क्या करता है, मूल्यांकन करता है। अर्थात व्यापक मूल्यांकन से शिक्षार्थियों के सभी पक्षों का, सभी जो पक्ष हैं उनका जो है ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक, इन सब का जो है व्यापक रूप से, विस्तृत रूप से क्या होता है, मूल्यांकन होता है। शिक्षार्थियों का कोई भी पक्ष मूल्यांकन से वंचित नहीं रहता है। कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है जो किससे वंचित रह जाए, मूल्यांकन से वंचित रह जाए या बच जाए। शिक्षार्थियों के अधिगम में सुधार हेतु, कि शिक्षार्थियों ने क्या क्या सीखा, सीखने की प्रक्रिया में सुधार हेतु सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का होना अति आवश्यक है। अगर ये नहीं होगा तो काफ़ी जो है विद्यार्थी का लॉस हो जाएगा, इसलिए आवश्यक बताया जा रहा है शिक्षार्थियों के अधिगम में सुधार हेतु किसका, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का होना जो है बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो ये था सतत और व्यापक मूल्यांकन। अब हम देखते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का महत्व क्या है। देखिए, पहला, इससे शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन होता है। ये मैंने आपको शुरू से बताया शैक्षिक क्या होती है चीज़ें और गैर शैक्षिक क्या होती है, अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा है, इससे शिक्षार्थियों की कमजोरी को पहचानकर उसका निदान किया जाता है। जब मूल्यांकन होगा तो सभी बच्चों की क्या कमजोरियां भी सामने आएंगी कि क्या क्या इसमें कमजोरियां हैं, तो उसको पहचान कर फिर उसका क्या किया जाता है, निदान किया जाता है। तीसरा, यह उपलब्धि स्तर को निरंतर बनाए रखता है कि विद्यार्थी का उपलब्धि स्तर क्या है, क्या क्या उसने प्राप्त किया है, इस चीज़ को बनाए रखता है। और चौथा है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन शिक्षार्थियों के लिए अभिप्रेरणा कार्य करता है ताकि अधिगम प्रक्रिया में रुचि उत्पन्न हो। अधिगम प्रक्रिया अर्थात सीखना, सीखने की प्रक्रिया में इंटरेस्ट पैदा हो। कोई भी चीज़ अगर बच्चा सीख रहा है तो उसे अगर इंटरेस्ट के साथ सीखेगा तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ उसको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो इसके लिए भी ये जरूरी है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में रुचि जागृत करने हेतु। पांचवा है, यह शिक्षक को सही कार्यनीति बनाने में मदद करता है, क्योंकि बच्चे का मूल्यांकन हो जाएगा तो उसकी कमजोरियां सामने आ जाएंगी, किस चीज़ में वो अच्छा है, किस चीज़ में वो मतलब थोड़ा स्लो चल रहा है, क्योंकि सारे बच्चे भी एक जैसे नहीं होते, कोई बहुत ज़्यादा होशियार होता है, कोई मीडियम होता है, कोई बिल्कुल ही लो होता है जिन्हें धीरे धीरे समझ में आता है। तो मूल्यांकन हो जाएगा तो शिक्षक को भी पता चल जाएगा बच्चे की कमजोरियाँ क्या है, तो वो उस हिसाब से उस बच्चे को क्या करेगा, टेकल करेगा। इसलिए क्या कहा गया है, यह शिक्षक को सही कार्यनीति बनाने में मदद करता है। और छठा पॉइंट है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो है विद्यालय व्यवस्था की जांच करता है कि विद्यालय क्या क्या कर रहा है बच्चों के लिए और क्या नहीं कर रहा। इसलिए जो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन विद्यालय व्यवस्था की भी जांच करता है। यही नहीं है केवल बच्चे की जांच हो रही है, इसमें बच्चे की, टीचर की और जो है विद्यालय की, तीनों की जांच जो है होती है। तो ये था हमारा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का महत्व। मैं आशा करती हूँ आपको सब कुछ जो भी मैंने समझाया वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो प्लीज़, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हो। ऑल द बेस्ट सभी के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।